बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और नए साल में जाने से पहले जरा ये साल कैसा रहा हमारे नेताओं के लिए, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बहुत सारे नेताओं की बात हो गई, योगी जी की, मोदी जी की, राहुल जी की, खड़गे जी की भी नहीं करते हम, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी की बात करना जरूरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत लंबे अरसे तक अपने भाई की छाया में रही और उसके बाद अब वो सांसद बनी है। हालांकि वो भी आप ऐसा कहें तो उपचुनाव में भाई ने जो सीट खाली की वायनाड से, वहाँ उनको संसद में आने का मौका मिला। संसद में उनकी पहली स्पीच भी हो गई, बहुत से लोग प्रभावित हुए, बहुत से लोग नहीं भी हुए। अब अभी अगर आप देखें 1-2 रोज से वो क्यों चर्चा में, उन्होंने अमित शाह जी को धन्यवाद की एक चिट्ठी लिखी है कि आपने केरल वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसको आपने माना कि आपदा है और अब आप जरा वहाँ के लोगों की मदद भी कर दीजिए। बहरहाल, लेकिन प्रियंका गांधी में लोगों को, खासकर उनसे, उनकी पार्टी के समर्थकों के बीच में बहुत उम्मीद दिखाई देती थी कि प्रियंका आएंगी तो इस देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत हो सकती है या कांग्रेस के दिन कम से कम फिर सकते हैं। तो अब एक राजनीतिक रूप में स्थापित होने के बाद प्रियंका गांधी में ऐसा कोई करिश्मा दिखाई दे रहा है क्या, ये हम लोग बात कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे बात करेंगे इलेक्टोरली या पॉलिटिकली उनके लिए साल कैसा रहा, तो भाई वो बड़ी प्रसन्न थी उस दिन, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे। और भले ही उन राज्यों में उनकी सत्ताएं चली गई थी, लेकिन वो अपना उपचुनाव वायनाड से जीत गई थी। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक प्लस तो ये है। इसके आगे क्या, ये विजय जी बताएं। देखिए, वो लंबे समय से, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी आई जब वो उपचुनाव जीती वायनाड से, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, कांग्रेस लीडर के तौर पर काम कर रही है और उनकी मान्यता कांग्रेस लीडर के तौर पर है। वो महासचिव भी बाद में बनी, लेकिन उससे पहले जब सोनिया जी के भी वो चुनाव प्रचार को देख रही थी, तो लंबे समय से राजनीति में रही हैं। राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनका, पॉलिटिकल पार्टी का, उनके संपर्क में रही। अब क्या वजह रही कि कांग्रेस में उनको वो मौका नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो मौका नहीं मिला जिसकी वो हकदार हो सकती थी। मगर बहुत सारे लोगों ने कहा, अब ये बात करते रहना कि इंदिरा गांधी जैसा चेहरा है, इंदिरा गांधी जैसे बाल है, उससे काम चलता नहीं, क्योंकि वो चलता तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ उनके नेतृत्व में, वो नहीं होता। अब सांसद बन जाना भर भी तो कोई उनकी ना तो एम्बिशन है और ना एम्बिशन है। हाँ, लेकिन फिर भी अब उनके पास मौका है कि सांसद बनने का फायदा ये होता है ना कि आप पार्लियामेंट में और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर आ सकती हैं। महिला होने का भी एक उनको फायदा है कि उनमें इमोशनल कनेक्ट बहुत है, वो जल्दी लोगों के साथ जुड़ती हैं, नेताओं के साथ भी जुड़ती हैं, किसी तरह, और जो आम आदमी है उसके साथ भी जुड़ती हैं। और उनकी पॉलिटिक्स उस तरह की एग्रेसिव नहीं है जो राहुल गांधी जी की है। वो सबके साथ मिलकर, रास्ता निकालकर काम करके कर सकती हैं। आप देखिए कि पार्लियामेंट भी पहुंची तो वो सब लोगों से मिली हैं, अमित शाह जी से भी मिली हैं, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिली हैं, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और वो एक मिलजुल कर राजनीति करने वाली हैं। यदि कांग्रेस, यदि इसमें बहुत बड़ा इफ, यदि आप उसको बोलते हैं तो दोनों बोल्ड में है, इफ यदि कांग्रेस उनको मौका देती है या सोनिया जी उनको मौका देती हैं तो शायद कुछ बेहतर हो पाए। और ये दोनों मिलकर भी यदि कुछ करते हैं, सोनिया जी मौका दें तो, क्योंकि सोनिया जी की इच्छा होगी ना, जब उनको कितनी जिम्मेदारी मिलती है। क्योंकि पिछले 10 साल में, मुझे याद है 2013 में मैं था जयपुर में जब कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और उनको अध्यक्ष बनाना था, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया राहुल गांधी को। और उनके लगातार फेल होने के बाद, इलेक्टोरली फेल होने के बाद भी सब तमाम कोशिशें की कि प्रियंका जी को नहीं बनाया गया, कोई तो कारण रहा होगा। ठीक है। और कांग्रेस में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मना कर देता यदि प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाने की बात होती तो। इसका मतलब तो सोनिया जी ने तय किया होगा कि वो नहीं बनेंगी। अब यदि उनको मेटाफोरिकली स्पीकिंग, अभी भी शी इज नॉट हिज ओन पर्सन, वैसे कहावत है कि ही इज नॉट हिज ओन मैन, अभी भी वो पूरी तरह से नहीं बनी, जो वो करना चाहती है कर पाए ऐसा नहीं है। हाँ, कर पाए कि नहीं कर पाए। और वो इस द्वंद में भी होंगी कि राहुल से उनको आगे निकलना है कि नहीं निकलना है। ये जो आभा का, छवि का जो लड़ाई है ना, कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी रहेंगे या प्रियंका गांधी बन सकती है। इस बहस में बहुत लोग कहते हैं ऐसा में उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है, कुछ भी कहते हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इतने लंबे समय बाद संसदीय राजनीति में आई है जी, तो उन्हें भी वही जाना पड़ा जहां उनके भाई को अपने संसदीय बचाने के लिए वायनाड जाना पड़ा था। प्रियंका गांधी की उपलब्धि तब होती कि जब इतने सालों बाद जब राजनीति में आती है, उनको तो वो तो वहां गई जहां उनको भेजा गया। नहीं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इतने समय की राजनीति की बात तो दावे से कह सकते थे ना कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ती हूँ, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी, या मैं और किसी उत्तर प्रदेश के शहर से चुनाव लड़ूंगी। आप अपना इतने समय संगठन में देने के बाद, इतने आपको गांधी परिवार के आप अपने बड़े नेता मानने के बाद आपको जाना वही पड़ रहा है जहां राहुल गांधी सांसद बनने के लिए जाते हैं, आपको वायनाड जाना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बताता है कि प्रियंका गांधी की कितनी गंभीर राजनेता बनेगी। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, आप अगर प्रियंका गांधी का भी लोकसभा का कार्यकाल भी आप देखेंगे जो पहला रहा है,
वो अपने भाई के हिसाब से ही राजनीति करती रही है। कहीं उन्होंने क्या उनके भाषण में कोई अलग दिखा? लोकसभा में उनको मौका मिला पहली बार बोलने का। अभी भी लग रहा है वो वही कर रही हैं जो उनके भाई चाहते वही हैं। नहीं तो भाई जिस दिन डिसाइड कर लें ब्लू पहनना है तो उस दिन वो ब्लू पहन के आ जाएंगे। तो जो राजनीति का हर्ष जो कांग्रेस का राहुल गांधी के कारण हुआ है, क्या उसी को प्रियंका गांधी गति देना चाहती है? राहुल गांधी के लोकसभा में कैसे भाषण होते हैं? अच्छा, ठीक है। अब पहली बार आपको मौका मिला लोकसभा में बोलने भाई की का। छाया से अभी भी नहीं निकल पाई है प्रियंका, तो फिर कैसा माना जाएगा इस साल उनके लिए? साहित्य में छायावाद बड़ा चर्चित रहता है और प्रियंका जी की पूरी राजनीति छाया में है। उनकी छाया दिखती है दादी जी की, भाई की छाया में राजनीति करती हैं। और एक तरह से देखें तो अगर उनको देखें तो वो छाया से कैसे नहीं निकल पाती हैं। अब इससे मैं सहमत हूं कि वो कहीं और से आती, लेकिन जो आपने कहा ना कि क्या कहीं और से वो आने की मंशा जताने की स्थिति में, तो एक तरह से कहें उनको डर है। और मैं इसको कहता हूं कि प्रियंका से संकट, प्रियंका के संकट। तो प्रियंका से संकट कांग्रेस, और कांग्रेस में जो राहुल गांधी के नजदीकी लोग हैं जो लगातार प्रशंसा कर रहे हैं उनका संकट है। और प्रियंका के संकट क्या है? वो डरती हैं कि कहीं एक कदम भाई से आगे निकल गई और भाई को कभी उसके आत्मसम्मान पर लग गया, या उसके आसपास के लोगों ने कहा। अब जैसे इस तरह के पीछे लिखे जाने लगे हैं कि देखिए फिर भी प्रियंका कुछ भी हो अपनी कम से कम बात रखने में थोड़ा सा ज्यादा समझदार दिखी। राहुल तो एकदम ही आज भी वही अनारकी करना है, द्रोणाचार, अंगूठा। अब ठीक है उनकी भी दर्जी की कहानी रही, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा उनसे बेहतर रहे। फिर वो कहते हैं वो अपने चुनावी क्षेत्र के लिए अमित शाह से जाके मिल लेती हैं। राहुल गांधी तो ये साहस ही नहीं कर सकते कि वो जाके अमित शाह या प्रधानमंत्री से अलग से मिले। मुझे लगता है मूल बात यह है कि क्या वो छाया से निकल पाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग आज 2024 के आखिरी दिन बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा प्रियंका के लिए ये बहुत बड़ा वर्ष है, बहुत बड़ी उपलब्धि का वर्ष है। सांसद के तौर पर उनका प्रवेश हो गया राजनीति में। ठीक है। अब यहां से वो कैसे मूव करेंगी ये 25 तय करेगा। और छाया से तो उनको निकलना पड़ेगा। अगर छाया से नहीं निकलेंगी तो बंधे बंधे चलेंगी तो ना अपना भला कर पाएंगे ना कांग्रेस का भला कर पाएंगे। और बाकी राहुल का भला तो जब वो स्वयं नहीं कर पा रहे तो प्रियंका क्या करेंगे? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा नहीं, कुछ काफी कामयाबी भी उनके खाते में है। कई राज्यों में चुनाव उनके अध्यक्ष बनने के बाद जीती। कर्नाटक जीता, हिमाचल जीता, अब तेलंगाना जीता है। इस बार नंबर भी बढ़ गया। अब जो अभी श्रेय राहुल गांधी को है तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट को कैसे श्रेय नहीं देंगे? और अपने आप को एक दलित नेता या दलित आइकॉन शब्द बड़ा हो जाता है थोड़ा, लेकिन देश में एक बड़ा नाम दलित चेहरे के तौर वहाँ आप देखें अगर दलित उस पैंथियन में वो अपने आप को वहाँ स्थापित करने में क्या खड़गे साहब कामयाब हुए? खड़गे साहब की एक कामयाबी और सफलता तो मैं ये देखता हूँ कि उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष बनने के बाद कोई कांग्रेस बिखरी नहीं, टूटी नहीं, संगठित ही हुई है। कोशिश जो ये समझ रहे थे कि गांधी परिवार के बिना, गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना कांग्रेस को चलाना या फैल जाना, वो नहीं होगा। हालांकि गांधी परिवार उनका साथ दे रहा है, ये भी एक वजह है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कांग्रेस को संगठित किया है, ताकत बनाई है, और एक आराम से काम करने वाला जो उनका एक अनुभव है उससे भी वो चल रहे हैं। लेकिन आराम से काम करके भी वो कन्विक्शन और उसके साथ चल रहे हैं एग्रेसिव तरीके से। ये भी है कि वो जो बात करते हैं, और बहुत सारे लोग शायद इस बात पर नज़रअंदाज किया। राहुल गांधी को हमने संविधान की बात पर कहा कि सारी क्रेडिट उनको है। ये जो नारा है ना, संविधान खतरे में है, ये सबसे पहले खड़गे साहब ने दिया था। अच्छा। एक चुनावी रैली में, शायद हैदराबाद था, ये कहाँ मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था। और वो उससे इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि वो एक दलित फेस है। तो दलित होने की वजह से आरक्षण की बात करते हुए संविधान खतरे की बात खड़गे साहब ने सबसे पहले की थी। हालांकि उसको पिक राहुल गांधी ने किया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर एम्प्लीफाई करने के लिए, एम्प्लीफाई करने में उस ज्यादा पॉपुलर नेता तो चाहिए ही होता चाहिए। और वो संगठन को मजबूती के साथ बनाए हुए हैं, खड़े किए हुए हैं, और उनका कद इतना बड़ा कि अब कांग्रेस में कोई दूसरा जो लीडर है वो उनको इग्नोर कर सके, ऐसा नहीं है। और गांधी परिवार भी उनको एक करीब आज लोग आज भी उनको रबर स्टैम्प कहते हैं। रबर स्टैम्प किसी को भी कह लें, खड़गे साहब मेरे ख्याल से एक बेहतर अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल जितना भी समय बिताया है वो बिताया है। देखिए, गांधी परिवार को तो लीडर है ही ना। अब फिर वही बात होगी, रबर स्टैम्प तो आप किसी भी अध्यक्ष को कह सकते हो। आज की तारीख में बहुत सारे अध्यक्षों के नाम है जिनको आप रबर स्टैम्प कहेंगे। तो खड़गे साहब को तो एक गांधी परिवार की पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन मतलब परिवार की है। हाँ, परिवार की है पार्टी तो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। यह कहा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक्सीडेंटल पार्टी अध्यक्ष है।
पार्टी की पहली चॉइस नहीं थे। अशोक गहलोत पहली चॉइस थे। Accidental Prime Minister के बाद नहीं Accidental सर, President। बिल्कुल पहली चॉइस तो अशोक गहलोत थे ना। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से ही कहा था कि आपको अध्यक्ष बनना है, आपको उनका नाम फिर चल मुख्यमंत्री रहा है, का, आजकल मैं देख रहा था कहीं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं मुख्यमंत्री से। गहलोत साहब का नाम फिर चलने लगा ना। हाँ, अभी राजस्थान में चल रहा है उनका नाम। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री से रूप में, विधायक से बगावत करवा दी मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उन्हें दिल्ली जाना पड़े। तो पहली चॉइस तो अशोक गहलोत थे। जब अशोक गहलोत नहीं बने तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कौन दूसरा आदमी बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाइए, दलित है। और मीरा कुमार के बाद दूसरे दलित है जो पार्टी के रूप में। लेकिन आप एक देखें ना, जो बात विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में कि भाई परिवार है, राहुल गांधी ऊपर टॉप पर है, खड़गे साहब को पार्टी चलाने के लिए दी हुई है, चला रहे हैं, ठीक चला रहे हैं, उसमें कहीं ठीक-ठाक काम कर, मतलब उसमें कोई कहीं कोई अब कोई चैलेंज खड़गे साहब को तो सच नहीं है ना। खड़गे साहब से ज्यादा पार्टी तो केसी वेणुगोपाल चला रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर। खड़गे साहब तो वही करते जो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी से बात करके कहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय केसी वेणुगोपाल पार्टी का ज्यादा पावरफुल है, संगठन महामंत्री है, लेकिन सुपर अध्यक्ष नहीं माना जाए, क्योंकि वो कई मामलों में प्रियंका गांधी से बात कर लेते हैं, राहुल गांधी से बात कर लेते हैं, और खड़गे साहब को बता देते हैं कि राहुल जी से बात हो गई है, ये implement करना है। अब जरा शिवराज जी की बात भी कर लें, शिवराज सिंह चौहान जी की। उनको इंतजार करना पड़ा था मध्य प्रदेश की जीत के बाद, लेकिन देश के कृषि मंत्री हो गए। आपने उनका नाम लेने में भी इतना इंतजार करवा दिया। भाई तो इतने सारे लोग थे, लेकिन मैंने लिया ना नाम। आप ये बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये साल, जिसको कहते हैं ना कि मुश्किल में पढ़कर, मुश्किल से निकलकर और सारी मुश्किलों को पीछे छोड़कर बड़ा बनने का साल है। जब उनके लिए ये कहा गया कि अब तो मुख्यमंत्री रह नहीं गए, अब क्या करेंगे, चर्चा चलने लगी कि उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म ही समझिए, राज्य में कोई भूमिका दी नहीं गई है, अब आगे वो क्या करेंगे। ये सब विधानसभा चुनाव के समय था मध्य प्रदेश। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहे कि इनको चुनाव तो लड़ा दिया गया, लेकिन क्या होगा। लेकिन एक वो जो भाषण था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवराज जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं, हम लोगों ने साथ साथ काम किया है और इनको मैं दिल्ली लेके जाऊंगा। आप सोचिए, इस मंत्रिमंडल में 3 ही नाम थे जो पक्के थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे और कृषि मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान। इतना ऑब्वियस कोई और नहीं था। आप हर नाम पर कह सकते हैं कि भाई ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये वाला बदल जाएगा क्या। ठीक है, ज्यादातर मंत्रिमंडल जस का तस रहा, लेकिन ये चर्चा होने लगी था। और आज आप देखिए, कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो फार्मर्स से आप संवाद कह लीजिए, उनको योजनाओं को लेकर जिस तरह से वो बात करते हैं, और एक तरह से कहें भाजपा को लंबे समय के बाद एक ऐसा नेता मिला जो मोदी शाह के बाहर सहमति की राजनीति की बात कर सकता हूं। यह भी कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप जितनी स्कीम्स हैं, उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसका जिम्मा प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को दे रखा है। तो ये ट्रस्ट को दिखाता है। और इसको हम अगर यूं भी देखें कि बीजेपी में कैसे नेताओं को तैयार किया जाता है। कल आप छोड़ दीजिए कि एक समय में शिवराज और मोदी तो एक ही मुख्यमंत्री थे, दोनों में आपस में झगड़ा चलता था, उनके बीच में एक जो कहते हैं महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी। लेकिन इस तंत्र में कैसे नेता तैयार होते हैं, उसका भी ये एक उदाहरण है। और शिवराज जी की उम्र 64-65 कितनी 65 के, तो ऐसे उम्र है, तो उनके पास भी अच्छी उम्र है, वो भी बड़े नेता है और उनका भी नाम अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत चल रहा था एक मंत्री के तौर पर, वो अच्छी जिम्मेदारी। तो मैं ये मानूंगा कि शिवराज जी फिर से उनका चेहरा चमकता हुआ, जो बीच में थोड़ा सा उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल थे, वो सब खत्म हो गए। साहब देखिए, अब हम लोग प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुंच गए। मेरे पास अब केवल अंतर्राष्ट्रीय नाम बचे थे। इस बीच में मुझे याद आया, अब इस ये एक जेन्युइन चूक मैं इसको मानता हूं, एक नाम हम लोग बिल्कुल भूल गए, अमित शाह जी। अमित शाह, अरे बिल्कुल जेन्युइनली हमारे दिमाग से निकल गया कि सब इतने नाम हमने डिस्कस किए। अमित शाह जी के लिए ये उसमें, लेकिन शायद एक वजह ये भी है कि वो उस लिहाज से इस पार्टी का चेहरा है, आप कह लीजिए, या हम लोग जितनी चुनाव में जाते हुए फेस वो नहीं रहते हैं। मैं उसको याद दिलाता हूं, हम लोग कहीं इस पूरी चर्चा में देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी शाह के बाद। विजय जी ने बात की कि देवेंद्र फडणवीस ने वहां की सारी राजनीति ध्वस्त कर दी, तो उन्होंने जोड़ा कि अमित शाह की मदद से। हाँ। अभी जब बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा और कौन राष्ट्रीय परिदृश्य पर आएगा। ये वो ताकत है अमित शाह की, यानी आज की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की धुरी अगर कहीं कोई है तो वो अमित शाह हैं। और गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की जो हैसियत है, उसको कहीं कोई किसी तरह से कम नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं। और जिसको कहते हैं ना कि भाई थोड़ा और दूसरी वाली जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, तो वो तो राइट टाइम ही रहा है, अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अमित शाह की ताकत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह उनकी ताकत बनी हुई है, लेकिन
उनके लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी और दूसरी तरफ भी नए नेता पैदा होंगे, तो 25 उनके लिए, विशेष करके दिल्ली और बिहार, ये अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती। सर, और अमित शाह की ताकत तो मोदी ही है, मोदी है इसलिए अमित शाह की ताकत है। जो गुजरात से आप देखिए, एक लाइन में आपने बहुत कह दिया। गुजरात से आप देख लिए, उनकी ताकत मोदी जी ही है। नहीं, लेकिन लेकिन मतलब संगठन अध्यक्ष के तौर इसको पर ऐसे- एक लाइन, सब और गृहमंत्री मोदी के तौर इसलिए पर- ताकत है। विजय जी, नहीं, इसको मैं ऐसे भी देखता हूं कि अमित शाह मोदी की ताकत है, और वो ऐसे नेताओं में से हैं जो सारी गालियां जो है ना इस अकाउंट की खुद के खाते में रखते हैं।